Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with 13 number session of Indian Contract Act question answers. So आज के क्लास में हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन से अपना डील करना स्टार्ट करेंगे. सो आइए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. क्या है? श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोविंद सेल्स गुड्स विच वेयर इन पोसेशन ऑफ गोविंद. श्याम गोविंद के रिक्वेस्ट पे क्या कर रहा है? गुड्स बेच रहा है, जिस गुड्स का पोसेशन किसके पास था? गोविंद के पास था. मतलब गुड्स रखा हुआ किसके पास था? गोविंद के पास. However, had no right to dispose of such goods. However, had no right to dispose of such goods. Syam did not know this and hand over the proceed of the sale to Govind. Syam did not know this and hand over the proceed of the sale to Govind. सेल का प्रोसीड उसने किसको दे दिया? गोविंद को दे दिया. मनोहर वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स. उस गुड्स का ट्रू ओनर कौन था? मनोहर था. शुड श्याम एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स. उसने श्याम के ऊपर केस फाइल करके, यहाँ पे नाम है किसी का, आंसर पे आते हैं तो हम लिखाते हैं, इसको ठीक करते हैं. इसने क्या कर दिया? केस फाइल करके मनोहर वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स. शुड श्याम एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स. गुड्स का वैल्यू कौन ले चुका था? यहां पे श्याम हैड नो राइट टू डिस्पोज द गुड्स, और श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गोविंद सेल्स गुड्स. श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गोविंद सेल्स गुड्स विच वेयर इन पोसेशन ऑफ द गोविंद. However, श्याम हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स. गुड्स बेचा किसने? श्याम ने. यहां पर लिखना हाउएवर श्याम, यहाँ पे श्याम आएगा, इसका नाम लिखना. शुड श्याम एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स. गुड्स का वैल्यू रिकवर कर लिया किसने? मनोहर ने, जो कि ट्रू ओनर था उस गुड्स का. इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इज गोविंद लायबल टू इंडेमनीफाई टू श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर? इज गोविंद लायबल टू इंडेमनीफाई टू श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर. क्या गोविंद लायबल होगा श्याम के लॉसेस को इंडेमनीफाई करने के लिए फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर? और व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ गोविंद इफ द गुड्स इज प्रोहिबिटेड ड्रग. अगर गुड्स जो है ये प्रोहिबिटेड ड्रग है तो इस समय लायबिलिटी होगा क्या? गोविंद की क्या लायबिलिटी होगी? आइए यहां पे क्वेश्चंस देखिए क्या है. श्याम हैड नो नोटिस ऑफ द गोविंड्स. ये गुड्स सेल किसने किया है? श्याम सेल्स गुड्स विच वेयर इन पोसेशन ऑफ गोविंद. गोविंद के पोसेशन में थे एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोविंद. अच्छा, यहाँ पे श्याम नहीं होगा बच्चे, ये गोविंद यहाँ पे गुड्स को सेल किया है. गोविंद according to section 178 of the Indian Contract Act 1872, where a mercantile agent with the consent of the owner in possession of the goods or the documents of title to the goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid. ये प्रोविजन हमें क्या बोलता है कि कोई भी मर्केंटाइल एजेंट अगर अपने ट्रू ओनर के कंसेंट से, दैट मीन्स प्रिंसिपल के कंसेंट से गुड्स का पोसेशन हैविंग कर रहा है, गुड्स का पोसेशन उसके पास है, या गुड्स का टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पास है, और फिर वह उस गुड्स को प्लेज करता है, किसी के पास गिरवी रख देता है, तो ऐसे समय में एनी प्लेज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एज अ एजेंट, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा एज इफ ही वेयर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स. ऐसा समझा जाएगा कि वह ऐसा गुड्स को प्लेज करने के लिए अपने ट्रू ओनर के तरफ से एक्सप्रेसली वह ऑथराइज्ड पर्सन है. प्रोवाइडेड दैट द पॉनी एक्ट्स इन द गुड फेथ. पॉनी कौन होगा? प्रोवाइडेड जो गुड्स उससे लेगा, जो प्लेज लेगा,
वह यहाँ पर पौनी एक्ट इन द गुड फेथ एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेज नोटिस दैट द पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। पौनी जिसके पास वह मर्केंटाइल एजेंट अपने गुड्स को क्या करेगा, एज अ प्लेज करेगा, उसको पौनी बोलते हैं। तो पौनी ने उस पॉनर से जो गुड्स रिसीव किया है, यानी मर्केंटाइल एजेंट से जो गुड्स रिसीव किया है, उसको इस बात की नोटिस नहीं थी कि उसके पास गुड्स को प्लेज करने का अधिकार था या अधिकार नहीं था। इस बात की नोटिस नहीं थी और उसने गुड फेथ में ये गुड्स को प्लेज के तौर पे एक्सेप्ट किया है। एंड पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज, इस बात की जानकारी नहीं थी, फिर भी वह वैलिड प्लेज समझा जाएगा। इट इज ऑल्सो टू बी नोटिस दैट, ये बात इसी प्रोविजन के अंदर दिया गया है, द पोसेसन ऑफ द गुड्स मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। यानी गुड्स का जो पोसेसन है ना, वह किसके पास है, एजेंट के पास है। और किसके कंसेंट से है, ओनर का कंसेंट है उसके लिए। ओनर के कंसेंट से पोसेसन एजेंट के पास है गुड्स का। इफ द पोसेसन हैज बीन obtained dishonestly or by a trick, a valid pledge cannot be effected। अगर पोसेसन मान लो एजेंट ने डिसऑनेस्ट तरीके से या कोई ट्रिक से अपने पास लेके रखा है, तब उस प्लेज को वैलिड प्लेज नहीं बोला जाएगा। लेकिन ऊपर जो मैंने प्रोविजन बताया उसमें क्या लिखा हुआ था, कोई अगर मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास गुड्स का पोसेसन है और गुड्स का पोसेसन ट्रू ओनर यानी प्रिंसिपल के कंसेंट से उसके पास है, और फिर वह किसी थर्ड पर्सन को उस गुड्स को प्लेज कर देता है, तो उसको वैलिड प्लेज बोला जाएगा। तब वैलिड प्लेज बोला जाएगा जब सामने वाला जिसने उस गुड्स का प्लेज एक्सेप्ट किया है, गुड्स को गिरवी के तौर पे एक्सेप्ट किया है, उसको इस बात की नोटिस नहीं है कि वह ट्रू ओन मतलब उस प्लेज करने वाले एजेंट के पास इसकी ट्रू ओनर के पास से ऑथोरिटी है या ऑथोरिटी नहीं है। इस बात की जानकारी उसे नहीं है और तब उसने उस प्लेज को एक्सेप्ट किया है, तब इसे वैलिड प्लेज समझा जाएगा। यही बात ऊपर में लिखा हुआ है। पूरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को अभी तक? तो यहाँ पे इसको इफेक्टिव प्लेज समझा जाएगा। और द प्लेजी शुड हैव नो नोटिस ऑफ द प्लेजर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। मतलब इसको कोई नोटिस नहीं है, नोटिस मतलब जानकारी, इसको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो प्लेजर है, प्लेजर मतलब प्लेज में गुड्स देने वाला यानी एजेंट, ठीक है, और प्लेजी मतलब जिसने प्लेज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, पौनी, इसको नोटिस नहीं है। इफ द प्लेजी नोज दैट द प्लेजर हैज, प्लेजी होगा PLEDGEE होगा, ये प्लेजी नोज दैट द प्लेजर हैज अ डिफेक्टिव टाइटल। अगर प्लेजी को पहले से पता है कि प्लेजर के पास इसका डिफेक्टिव टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल मतलब ये इसका ट्रू ओनर नहीं है और इसके पास इस गुड्स को गिरवी पे रखने का अधिकार भी नहीं है, और फिर भी उसने प्लेज को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर इफ द प्लेजी नोज दैट द प्लेजर हैज अ डिफेक्टिव टाइटल द प्लेज विल नॉट बी वैलिड, द प्लेज वैलिड प्लेज नहीं बोला जाएगा। लेकिन उसे नोटिस नहीं है और फिर प्लेज उसने एक्सेप्ट किया है, तब वो वैलिड प्लेज बोला जाएगा। अपने इस क्वेश्चन में क्या था, श्याम हैड नो नोटिस ऑफ द गोविंद डिफेक्ट्स ऑफ टाइटल। यहाँ पे सेलर कौन है, श्याम एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोविंद सेल्स गुड्स विच वेयर इन पोसेसन ऑफ द गोविंद। यहाँ पे गुड्स गोविंद बेच रहा है, गोविंद के पास इसका गुड्स का पोसेसन किसके पास था, गोविंद के पास था। श्याम हैड नो नोटिस ऑफ द गोविंद डिफेक्ट्स ऑफ टाइटल, गोविंद के टाइटल का डिफेक्ट है इसके बारे में जानकारी श्याम को नहीं था। ही एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट कंसिडरिंग गोविंद एज द ओनर ऑफ द गुड्स एंड जेन्युइनली हैंडेड ओवर द प्रोसीड ऑफ द सेल टू हिम। और उसने सेल के प्रोसीड को क्या कर दिया, देखो श्याम, गोविंद ने, देखो ये कौन है, गोविंद गुड्स का पोसेसन हैंड ओवर है इसके पास। क्वेश्चन को समझो, गुड्स का पोसेसन किसके पास है, गोविंद के पास। गोविंद और श्याम ने उस गुड्स को बेचा है, श्याम ने क्या किया, उस गुड्स को बेचा है, और बेच करके जो प्रोसीड आया है वह किसको ले जा करके दे दिया है, गोविंद को। लेकिन गोविंद वाज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, गोविंद उसका ट्रू ओनर नहीं था। However, had no right to dispose of such goods. Syam did not know this and hand over the proceed of the sale to the Govind. Afterwards, Manohar, who was the true owner of the goods,
शुड श्याम, उसने श्याम को केस किया एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और श्याम से वह वैल्यू रिकवर कर लिया। बोला कि तुम गुड्स बेचा है, तुमको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। श्याम से उसने दोबारा वह मनी रिकवर करा लिया अपने बाहुबल से। अब श्याम जा करके उस पैसे को इससे ले पाएगा क्या? गोविंद लायबल होगा। श्याम को जो नुकसान हो गया ना, श्याम को दोबारा पेमेंट करना पड़ा। एक तो जेन्युइनली जो गुड्स बेचा था वह पेमेंट ले जाके उसने दे दिया था गोविंद को, और दूसरा बार अब ट्रू ओनर मनोहर आकर के श्याम को मार मार के दोबारा उससे पैसा ले लिया। तू मेरा गुड्स बेचा कैसे? मैं ट्रू ओनर हूँ। तो श्याम यहाँ पर लॉस में चला गया। श्याम लॉस में चला गया तो क्या गोविंद उसको इंडेमनीफाई करेगा? यही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? इज गोविंद लायबल टू इंडेमनीफाई टू श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर? जो उसने मनोहर को पेमेंट किया है उसके लिए क्या गोविंद उसको लॉसेस को भरपाया करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है ना? ये गुड्स का ट्रू ओनर था मनोहर, गुड्स रखा गया था गोविंद के पास, और श्याम ने उस गुड्स को बेच दिया। किसके बोलने पे? गोविंद के बोलने पे, और मनी ले जाकर के गोविंद को दे दिया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोविंद इसका ट्रू ओनर है कि ट्रू ओनर नहीं है। उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस गुड्स को बेचा और जाकर के गोविंद को मनी दे दिया। बाद में मनोहर आया और श्याम को बोला कि तुम मेरे गुड्स का पैसा दो, तुम मेरा गुड्स कैसे बेचा? तो उसने उससे भी पैसे ले लिए श्याम से। अब श्याम को लॉस हो गया कि भाई मैं तो जो गुड्स बेचा था उसका पैसा गोविंद को दे दिया और अभी ट्रू ओनर आके मुझसे पैसा ले गया। तो क्या श्याम के लॉस को गोविंद इंडेमनीफाई करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, श्याम हैड नो नोटिस ऑफ द गोविंद डिफेक्ट ऑफ टाइटल। श्याम जब गुड्स को बेच रहा था उसको गोविंद के पास डिफेक्टिव टाइटल है गुड्स का, इस बारे में श्याम को जानकारी नहीं था। ठीक है ना? ही एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट किया, मतलब नॉर्मली कि कोई हमें गुड्स बेचने के लिए बोला है, हम गुड्स को बेच दे रहे हैं। यहाँ पर एज अ मर्केंटाइल एजेंट कंसिडरिंग गोविंद एज द ओनर ऑफ द गुड्स, वह यह सोच रहा था कि गोविंद ही उस गुड्स का ट्रू ओनर है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने गुड्स को सोल्ड आउट कर दिया एंड जेन्युइनली हैंडेड ओवर द प्रोसीड ऑफ द सेल टू हिम। और जेन्युइन जो सेल प्रोसीड आया था उसने गोविंद को हैंड ओवर भी कर दिया था। देयरफॉर सेड ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। या क्या हो जाएगा? सेड ट्रांजेक्शंस इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा किया है। दस गोविंद शैल बी लायबल टू इंडेमनीफाई श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर। अब श्याम ने मनोहर को जो पेमेंट दिया उस लॉसेस के लिए श्याम को इंडेमनीफाई करने के लिए गोविंद लायबल होगा, बिकॉज गोविंद वाज नॉट द ट्रू ओनर, क्योंकि वह जेन्युइनली उसी को ओनर समझ करके और गुड्स को बेच करके प्रोसीड उसको हैंड ओवर किया था। तो यह वैलिड होगा, और अगर पेमेंट उससे मनोहर ले गया, ट्रू ओनर ले गया, तो उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा? गोविंद उसको इंडेमनीफाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन रहा था कि अगर ये गुड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, अगर व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ गोविंद इफ द गुड्स इज ए प्रोहिबिटेड ड्रग। अगर गुड्स कोई प्रोहिबिटेड ड्रग होगा तब गोविंद की क्या लाइबिलिटी होगी? यहाँ पर गोविंद विल नॉट बी लायबल टू इंडेमनीफाई श्याम एज सेलिंग अ प्रोहिबिटेड ड्रग इज अ प्रोहिबिटेड एक्ट एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर मान लो प्रोहिबिटेड गुड्स होगा, यानी मान लो हेरोइन, हेरोइन जानते हो तुम लोग क्या होता है? प्रोहिबिटेड ड्रग्स है हमारे देश में, मतलब उसका खरीद ओपन में खरीद बिक्री होता है क्या? नहीं होता है ना, वो छुप छुप के लोग खरीदते हैं, पता नहीं बिकता भी कहाँ है। ठीक है? अच्छा वो तो अच्छा बच्चा है, उसको ये सब थोड़े जानकारी है। देखो तो क्या है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, अगर उसकी कोई सेल कर रहा है, मतलब उसने बोला कि देखो ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, बेच दो, और फिर उसने बेच दिया, और लेकिन ट्रू ओनर गोविंद नहीं था, और गोविंद को पैसा दे ला के दे दिया, और जो पावरफुल आदमी है, जो ट्रू ओनर है, वो पावरफुल आदमी है, इसको मार के इससे भी पैसा लेकर के गया, तो क्या फिर वह पैसा रिकवर कर पाएगा? केस फाइलिंग करेगा जा करके कि देखिए मैं हेरोइन बेचा हूँ, मेरा पैसा रिकवर करवा दीजिए, पुलिस में, कोर्ट में जा पाएगा? क्योंकि प्रोहिबिटेड ड्रग है, वो ऑलरेडी इलीगल एक्टिविटी किया है। ठीक है? ये तो मैं पढ़ाया हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोगों को, मर्डर वाला एग्जाम्पल दे करके। ठीक है ना? तो वह तब रिकवर नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात ना बच्चे? ऐसे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस घुमा फिरा के, घुमाया हुआ क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मली अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, या गलत लिख के आ पाएंगे एग्जाम्स में। मैंने ऑलरेडी 60 नंबर आपको करा दिया है। 61 पे हम लोग आते हैं बच्चे, 61 पे आते हैं 61 पे आते हैं।
Satya has given his residential property on rent amounting rupees 25,000 per month to तुषार. सत्या ने अपनी प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, फ्लैट होगा, इसको तुषार को उसने 25,000 रुपये पर मंथ के रेंट पे रहने के लिए दे दिया. अमित बिकम द सीओटी फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट बाय तुषार. तुषार रेंट का पेमेंट करेगा ही करेगा, इसके लिए सीओटी कौन बन गया था, गारंटर कौन बन गया था, अपना अमित. विदाउट अमित कंसेंट, सब्सिक्वेंटली बाद में अमित के बिना कंसेंट का तुषार एग्रीड हायर रेंट टू सत्या. हायर रेंट पेमेंट करना सत्या को शुरू कर दिया. आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ दिस, इसके कुछ महीने के बाद तुषार डिफॉल्टेड इन पेइंग द रेंट. और तुषार कुछ महीने के बाद रेंट देना क्या कर दिया, बंद कर दिया. एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको बताना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर ऑलरेडी केस स्टडीज मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, अगर याद होगा. अगर जैसे 1 से 25 नंबर क्वेश्चन जान लगा के तुम लोग किया था, आगे भी लिखा होगा, घर में प्रैक्टिस किया होगा, तो कौन कौन किया है उसके आगे का 26 से लेके 50 तक किसने ट्राई किया अभी तक लिखना, 26 to 50. समझ में आ रहा है ना. एक दो बच्चे का हाथ मेरे सामने उठ रहा है, ये मतलब बाकी हाथ कट चुके हैं. नहीं ट्राई करना बहुत दिक्कत है, नहीं करोगे ना आप, और आप जो उन चैप्टर्स के ऊपर भरोसा करके जा रहे हो उनको भी पूरा अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, लो पास कर जाएगा. लेकिन उसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चंस आ गया जो आप नहीं कर पा रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिफेक्टिव करके जा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. आप 50 सोच के ये सब्जेक्ट को पढ़ो ही मत. 50 सोच के पढ़ोगे तो दिक्कत होगा. इसमें 70 सोच के पढ़ाई करना आपको, तब जाकर के आप 50 के ऊपर लेकर नंबर आओगे. ठीक है, ये बात डिसाइड कर लो. देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का प्रोविजन क्या है. सेक्शन नंबर आपको याद नहीं है, मान लो एक बार के लिए, तो आप यहीं से लिखोगे. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस. प्रॉमिस को परफॉर्म करने के कॉन्ट्रैक्ट होता है. सीओटी यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, सीओटी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सीओटी मतलब गारंटर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी डिफेक्ट कर जाएगा तो मैं इसके बदले में पेमेंट कर दूंगा. यही तो बात होता है ना. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी. कोई परफॉर्मेंस करना होगा या लाइबिलिटी को पे करना होगा ऑफ अ थर्ड पर्सन. और ये लाइबिलिटी किसका होता है, थर्ड पर्सन का होता है. इन केस ऑफ द डिफॉल्ट 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. 3 पार्टियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है. सीओटी पर्सन हु गिव्स द गारंटी, प्रिंसिपल डेटर्स पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट, यानी जिसके डिफॉल्ट के केस में गारंटी इज गिवन, जिसके यहाँ पर गारंटी देना पड़ता है. और क्रेडिटर मतलब पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन फ्रॉम द साइड ऑफ सीओटी, उसको क्रेडिटर बोलते हैं. आपको ये एक्सप्लेन करना था. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और सेक्शन 133 में आप पढ़े हो कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इन तीनों पार्टीज के बीच में, क्रेडिटर्स, प्रिंसिपल डेटर और सीओटी, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन हो जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीओटी, ठीक है ना, विदाउट द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, विदाउट द सीओटीज कंसेंट, देन इट वुड डिस्चार्ज द सीओटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस टेकन प्लेस सब्सिक्वेंटली टू सच वेरिएंस. यानी इस वेरिएंस के बाद, ये बदलाव के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसके बाद से जैसे ही वह टर्म्स बदलेगा उसके बाद से उस टाइम के जस्ट बाद से सीओटीज अपने सारे लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली किए गए सारे लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा. पहले का कुछ लाइबिलिटीज होगा तो उसके लिए सीओटी को गारंटी लेना पड़ेगा, लेकिन पहले का तो रेंट वह देता गया था, पहले का रेंट में फेलियर नहीं हुआ है. केस स्टडीज जो क्वेश्चंस हमारा दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वह बाद में जो हायर रेंट देना शुरू किया था उसके बाद वह फेलियर करना स्टार्ट कर दिया. तो क्या इसके लिए सीओटी लायबल होगा, नहीं होगा. लेकिन आपको कितना सलीके से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ रखा है, बोला है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब समझाओ.
आपने डेफिनेशन लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, पार्टीज का नाम लिखा, फिर आपने दूसरे पैराग्राफ में उस सेक्शन को एक्सप्लेन किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट लाइबिलिटी से सीओटीज डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। क्लियर है? अब इसका एक्सप्लेनेशन, इन द गिवन केस सत्या क्रेडिटर है, कैन नॉट शू सीओटीज बिकॉज अमित इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी व्हेन because without his consent principal debtor had changed the terms of his contract with the creditors। क्योंकि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, चेंज कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द सीओटीज। इट इज इमेटेरियल वेदर द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द सीओटी, ये वेरिएशन सीओटी के बेनिफिशियल के लिए है या नहीं है, ये बात से कोई लेना देना नहीं है, और डज नॉट मेटेरियली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द सीओटी, यह सीओटी के पोजीशंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा। इन द गिवन केस क्रेडिटर कैन नॉट शो सीओटीज, ये तो सेम बात लिखा हुआ है ना, सेम दोबारा से टाइप हो गया, यहीं तक आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात ना बच्चे लोग? आपको घर पे बैठ के लिखना, रोज तुम लोग 5-6 क्वेश्चन लिख लेगा, 50 MCQ कर लेगा, MCQ वाले सब्जेक्ट का, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है डेली, एक साथ करते हो। मैं तुम लोगों को अभी से भी पास करने का ट्रिक बता देता हूँ, पास कर जाओगे, बस उसको फॉलो करना है, ठीक है? आज बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी, बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 पे आ गए हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, पवन अप्रोच टू रमन एंड आस्क्ड हिम फॉर द मनी। पवन ने रमन को ये 3 लाख रुपया देने के लिए बोला, उससे बोला कि 3 लाख रुपये दो। रमन लेंट द मनी ऑन द गारंटी ऑफ सूरज, तरुण एंड उषा, ऑलरेडी टॉट, ये पढ़ा चुका हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसा क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ। ये तीनों के गारंटी पे रमन ने ये मनी पवन को लेंट किया 3 लाख रुपया, लेकिन उसमें गारंटर यानी सियोरिटी कितने लोग बने? 3 लोग, सूरज, तरुण और उषा। फिर क्या हुआ? हाउएवर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सूरज, तरुण एंड उषा। सूरज, तरुण और उषा के बीच आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि ये लोग कितने कितने रुपए का गारंटी लेंगे। मतलब आपस में इनका बात अगर हो गया रहता कि सूरज बोलता मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, तू दोनों गरीब लोग 50-50 हज़ार रुपये दे देना, ऐसी कोई बात इनके बीच में नहीं हुई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। पवन मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, पवन पेमेंट करने में क्या कर गया? डिफॉल्ट। एंड सूरज पेज फुल अमाउंट टू रमन, सूरज पूरा रुपया रमन को, क्योंकि ये गारंटी ले रखा था, पूरा रुपया दे दिया। अब सूरज आफ्टरवर्ड्स जा करके क्लेम किया तरुण और उषा को कि तुम लोग भी अपना गारंटी का रुपया दो। पवन डिफॉल्ट कर गया था और गारंटी हम लोगों ने तीनों मिल के लिए थे, तो मैं आप लोगों के बिहाफ पे भी मिला करके पूरा पेमेंट मैंने क्रेडिटर को कर दिया है। यहाँ पे तरुण रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट ऑन द बेसिस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सूरज एंड हिम, बोला मैंने दूंगा, बोला मैंने दूंगा 1 रुपये, क्योंकि हमारे बीच आपस में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि देना ही पड़ेगा, तुम तो दे चुके हो, मैं तुमको नहीं दूंगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन किया था ना, किस कॉन्ट्रैक्ट में? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल डेटर्स था, क्रेडिटर्स था और सीओटीज थे, ज्वाइंट सीओटीज थे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे समय में उसमें तो इसने साइन किया था कि हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं भी पेमेंट करूँगा, और अभी बोल रहा है कि हम लोगों के बीच आपस में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वहाँ भले मैंने साइन किया, तुम तो पेमेंट कर ही दिए हो, मैं तुमको पेमेंट नहीं दूंगा। Examine referring to the provision of Indian Contract Act 1872 whether Tarun can escape from his liability। आपको आंसर पता है? नहीं, तरुण कांट, नहीं कर सकता है ऐसा, लेकिन एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा। खाली इतना लिख क्या होगा? तरुण कांट, तो मिल जाएगा नंबर? नहीं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोविजन। देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोविजन है, मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रखा है, ये दोबारा हो रहा है, ठीक है ना? प्रोविजन सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, और इंस्टीट्यूट का कुछ टारगेट एरिया भी फिक्स है, जो सिमिलर क्वेश्चंस बार बार मिलते हैं उसी के एरिया के ऊपर वह क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछता है। इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को सीओटीसी, इसको हम क्या बोलते हैं?
जहां पर एक से ज़्यादा लोग सीओटी बनते हैं उसको को सीओटी शिप बोलते हैं, को सीओटी। और इक्वालिटी ऑफ बर्डन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग देम। अगर इनके बीच सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को सीओटी शिप। को सीओटी शिप में इक्वालिटी ऑफ बर्डन होता है अमॉन्ग द को सीओटी। This is contained in section 146 of the Indian Contract Act 1872, which states that when two or more persons are co-COTs for same debt, एक ही डेप्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग अगर को-COT बनते हैं और ड्यूटी एक ही ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आइदर ज्वाइंटली और सेवरली मतलब अलग अलग और वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वह सेम कॉन्ट्रैक्ट से बने या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट से बने, सारे सिचुएशन में वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ इच अदर, चाहे विथ और विदाउट नॉलेज बने, मतलब ये सारे बात लिखने पड़ेंगे। सेम डेप्ट और ड्यूटी आइदर जॉइंटली कॉमा देके और सेवरली और वेदर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ इच अदर, इन सारे परिस्थितियों में यहाँ पर द co-COTs in the absence of any contract to the contrary, contrary होगा ये, contrary, TRARY, यहाँ पर कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में यानी co-COTs in the absence of any contract to the contrary, यानी इनके बीच आपस में कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड अगर नहीं हुआ है, देन आर लायबल, co-COTs are liable as between themselves and pay each an equal share, यही की लाइन है, इक्वल शेयर तब उनको देना पड़ेगा of the whole debt or of that part of it which remains unpaid by the principal debtors, मतलब पूरा का देना होगा। अगर प्रिंसिपल डेटर मान लो 1 लाख रुपया दे चुका होगा, 2 लाख बाकी है तो 2 लाख में डिवाइडेड बाई 3 होगा। अगर मान लो 1,50,000 दे चुका है तो 1,50,000 जो बाकी है उसके लिए 3 भाग होगा। तो इसीलिए बोला है कि पे इच एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेप्ट, आइदर होल डेप्ट का इक्वल शेयर पे करते हैं और पार्ट ऑफ द डेप्ट विच इज अनपेड फ्रॉम द साइड ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स, जो प्रिंसिपल डेटर्स के साइड से अनपेड रह गया उसका पार्ट होता है इक्वली अमॉन्ग ऑल द co-COTs। सो अकॉर्डिंगली ऑन डिफॉल्ट ऑफ पवन इन पेमेंट, तरुण कैन नॉट escape from his liability. All of the 3 COTs, Suraj, Tarun, Usha, are liable to pay equal amount of rupees 1 lakh each in the absence of any contract among them. अगर इनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ है तो इनको बराबर बराबर रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात ना बच्चे? बोलते नहीं हो? यस सर, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर कितना पर आप लोग हो अभी? 63 पे हो। मिस्टर सीबी was invited to guarantee an employee, Mr. BD, who was previously dismissed for dishonesty by the same employer. जो पहले डिसऑनेस्टी किया था तो उसको काम से क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। फिर वह काम मांगने आया है और फिर वही एम्प्लॉयर उसको काम पे रखना चाहता है कि चलो इसको रख लेते हैं, लेकिन वह बोलता है कि इस बार हम ऐसे नहीं रखेंगे, तुम गारंटर लेकर के आओ तो हम रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वह सीबी को इनवाइट किया गया। बीडी बोला कि मेरे मामा है सीबी, इनको बुला लीजिए। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ऐसे। तो उसने बोला, सीबी को बुलाया गया सेम एम्प्लॉयर के पास काम लगाने के लिए। दिस फैक्ट वॉज नॉट टोल्ड टू मिस्टर सीबी, और एम्प्लॉयर जो था ना वह भी इस बात को छुपा लिया कि ये हमारे पास पहले ही कांड करके जा चुका है, पहले डिसऑनेस्टी इसने दिखाया हमारे पास काम करते करते। ये बात को एम्प्लॉयर ने भी हाइड कर दिया, काउंसिल कर दिया, और इस बात को वो जो डेटर था, मतलब प्रिंसिपल डेटर्स जो जॉब पाना चाहता है, कौन है? बीडी। ये बीडी भी इस बात को क्या कर दिया? हाइड कर दिया, छुपा दिया। समझ आ रहा है मेरी बात ना? दोनों नहीं बताया, मतलब फ्रेश पहली बार जा रहा है ऐसा इन लोगों ने उसके सामने, सीबी के सामने दिखाया।
लेटर ऑन द एम्प्लॉय embezzled फंड्स, बाद में फिर जिसको एक बार डिसऑनेस्टी करने का आदत लग जाएगा वह क्या करेगा, दोबारा करेगा। समझ में आ रहा ना, उसने फिर से चोरी किया फंड का। वेदर सीबी इज लायबल फॉर द फाइनेंशियल लॉस एज सियोरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या ये लायबल होगा सीबी, जबकि उससे ये प्रीवियस जानकारी छुपाई गई थी कि पहले भी ऐसा हो चुका है। ये आपको आंसर देना है बच्चे। क्वेश्चन थोड़ा बदला बदला है, समझ में आ रहा है ना, छोटे से बदलाव करके आपको इंस्टीट्यूट देगा, आपको करना होगा। देखिए बच्चों, एज पर सेक्शन 143 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी गारंटी which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid। बस यही प्रोविजन है, खत्म आंसर। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, क्या हुआ इसमें कि अगर कोई गारंटी, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेंड, जो क्रेडिटर ने ऑब्टेंड किया है गारंटी की, मैं गारंटी लेता हूं कि ये जॉब में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, कुछ डिसऑनेस्टी करेगा तो मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन इसमें क्या हुआ है, बाय मीन्स ऑफ, ये गारंटी उससे कैसे लिया गया है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा करके। अगर उसे पता चल जाता कि इसको डिसऑनेस्टी की आदत लग गई है तो वैसे लोगों का कोई गारंटी लेता है, बताओ, वैसे लोगों का कोई गारंटी नहीं लेता है। आप अगर कोई डिफेक्टिव आदमी है, मतलब इस मामले में डिफेक्टिव जो डिसऑनेस्टी करता है, तो आप ऐसे लोगों का गारंटी ले सकते हो क्या, नहीं, मतलब नहीं लेना चाहिए। इमोशन में आके लेना, ले मत लेना, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा भी कर सकता है ऐसा काम, ठीक है। सो यहाँ पे क्रेडिटर हैज ऑब्टेंड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का तो मटेरियल फैक्ट था ना, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और द केस, तब ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा ये गारंटी। और अपने इसमें मिस्टर सीबी was invited to guarantee an employee Mr. BD who had previously dismissed मतलब काम से निकाला जा चुका है for dishonesty by the same employer। सेम एम्प्लॉयर के यहाँ से उसे पहले एक बार धक्के दे के निकाला गया, वही एम्प्लॉयर के पास से। फिर क्या हुआ, दिस फैक्ट was not told to मिस्टर सीबी, मिस्टर सीबी को यह बात नहीं बताया गया था। लेटर ऑन द एम्प्लॉय embezzled फंड्स, दूसरी बार उसने फिर से फंड क्या किया, चोरी किया। embezzled मतलब चोरी करना होता है। सो एज पर द अबव मेंशन्ड प्रोविजन सीबी इज नॉट लायबल, बिकॉज उससे प्रीवियस फैक्ट को क्या किया गया था, छुपा लिया गया था। सो मिस्टर सीबी इज नॉट लायबल फॉर द फाइनेंशियल लॉस एज अ सिक्योरिटी, वह लायबल नहीं होगा जब उसे इस फैक्ट की जानकारी पता चलेगा। जब चोरी हुआ तो वो बुलाया, गारंटी दो, मैं इसीलिए इसको नहीं रखना चाहता था, पहले भी वो जोश जोश में बोल गया क्रेडिटर, मतलब जो एम्प्लॉयर था, कि पहले भी ये चोरी किया था। बोला तुम फिर तो गारंटी लेते समय ये बात मेरे को बताया नहीं था, अब तुम्हें भी नहीं कर वही पैसा देने वाला हूँ, होता है ना ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर और है। मिस्टर एक्स एग्रीड टू गिव अ लोन टू मिस्टर वाई ऑन द सिक्योरिटी ऑफ 4 प्रॉपर्टीज। मिस्टर एक्स एग्रीड हुआ लोन देने के लिए मिस्टर वाई को 4 प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी लेकर के। मिस्टर ए गेव गारंटी अगेंस्ट द लोन, मिस्टर ए गारंटर बन गया। एक्चुअली मिस्टर एक्स गेव अ लोन ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर एक्स गेव अ लोन smaller amount on the securities of 3 properties, whether Mr. A is liable as surety in case of Mr. Y failed to repay the loan. Actually Mr. X gave a loan of smaller amount on the securities of 3 properties. 3 properties के securities पे smaller amount of loan दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, if the creditor make any variance, यहाँ पे creditor make any variance without the consent of the COTs, then COT is discharged with as to the transaction subsequent to the change। यानी चेंज के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए सीओटीज, ये तुम पूछने आई थी मेरे से। चेंज के बाद कोई भी अगर मतलब सॉरी ये जो टर्म्स चेंजेज होंगे उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उस ट्रांजेक्शन्स के लिए सीओटी लायबल नहीं होता। सो इन द गिवन केस मिस्टर ए इज सीओटी, मिस्टर एक्स इज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स give a loan on securities of 4 properties
मिस्टर एक्स गेव अ लोन ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ 3 अदर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर उसने लोन क्या दिया है, लोन ऑन सिक्योरिटीज ऑफ 4 प्रॉपर्टी है, मतलब 4 प्रॉपर्टी का गारंटी था, लेकिन उसने 3 प्रॉपर्टी लेकर के स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन दे दिया था, ठीक है, बाद में। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ नॉन पेमेंट, then COT shall be liable to repay the loan। COT अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉन पेमेंट ऑफ COT shall be liable to in case of default made by principal debtors for non payment, then the COT shall be liable to repay the loan। एक मिनट रुक जाओ। Mr. A gave guarantee against the loan. Actually, Mr. X gave a loan of a smaller amount on the securities of 3 properties. Whether Mr. A is liable as COT in case of Mr. Y failed to। देखो इसमें क्या हुआ है ना, 4 प्रॉपर्टी के लिए गारंटी लिया था उसने कि 4 प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे रखो और लोन दे दो उसको, और अगर वो लोन नहीं रिपे कर पाएगा तो मैं इसको रिपे कर दूंगा। लेकिन 3 ही एसेट्स रखा गया, वो और ज़्यादा का लिया था। इसमें क्या हुआ है, 4 प्रॉपर्टी को उसने रखने की बात थी। कितना प्रॉपर्टी को रखा है, मिस्टर ए गेव गारंटी अगेंस्ट द लोन। एक्चुअली मिस्टर एक्स गेव अ लोन ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज, और फिर बोला है कि इसको रिपे कर पाएगा। इसके लिए वेदर मिस्टर ए इज लायबल एज COT इन केस ऑफ मिस्टर वाई फेल्ड टू रिपे द लोन। यहाँ पे मिस्टर एक्स इज क्रेडिटर। मिस्टर एक्स गेव अ लोन ऑन सिक्योरिटीज ऑफ 4 प्रॉपर्टीज। Give a loan on securities of 4 property. Mr. X gave a loan of a smaller amount on the securities of 3 properties. Shall not be liable होगा, ये shall not be liable होगा, इसको not be liable लिखो। वेरिएंस हुआ यहाँ पर भी, shall not be liable ही होगा। ठीक है, shall not be liable कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 64 नंबर पे आ जाओ। 64, पॉल जो कि एक माइनर है, परचेज्ड अ स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मोबाइल डीलर। पॉल परचेज्ड अ स्मार्टफोन, माइनर है पॉल, ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मोबाइल डीलर ऑन द COT गिवन बाय मिस्टर जैक अ मेजर। और उसके लिए COT किसने दिया था, मोबाइल डीलर को COT मिस्टर जैक ने दिया था, जो कि एक माइनर एज का पर्सन, सॉरी मेजर एज का पर्सन है। और फ़ोन किसने परचेज किया था, एक माइनर ने। पॉल डिड नॉट पे फॉर द मोबाइल, पॉल ने इस मोबाइल फ़ोन का पेमेंट बाद में नहीं किया। द मोबाइल डीलर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम मिस्टर जैक बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड विथ पॉल इज वॉइड। तब उसने क्या किया, मोबाइल डीलर डिमांडेड किया कि जैक से कि तुम पेमेंट कर दो, क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पॉल के साथ इंटर किया है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड विथ पॉल इज वॉइड बिकॉज माइनर के साथ इंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। मिस्टर जैक आर्ग्यूड दैट, मिस्टर जैक आर्ग्यू किया, ही इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट, वह अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। सिंस पॉल इज नॉट लायबल, मैं इसलिए लायबल नहीं हूँ पेमेंट करने के लिए, मैं क्रेडिटर हूँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल डेटर है वह भी लायबल नहीं है, और प्रिंसिपल डेटर नहीं लायबल है तो मैं उसी का गारंटी लिया हूँ, तो मैं भी लायबल नहीं हूँ। ये अच्छा स्कीम है, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, वेदर द आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट था, किसका, COT का, है ना। What will be your answer if Jack and Paul both are minor? दोनों माइनर होंगे तब आपका आंसर क्या होगा। देखिए, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इफ एनी COT who is not minor can
be a competent party to the contract where the contract for the sales of good is made with the minor party. प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का प्रोविजन क्या बोलता है? इफ एनी सीओटी हु इज नॉट माइनर, यानी हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजर, मेजर एज का है, कैन बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पिटेंट पार्टी जो होता है, कॉम्पिटेंट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे हु a provision of the contract if any COT who is not minor can be a competent party to the contract where the contract for the sale of good is made with the minor party. कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें इसमें. As per provision of the contract of guarantee, if any COT who is not minor can be a competent party to the contract where the contract where होगा, ये WHERE होगा, where the contract for the sale of good is made with the minor party. जहाँ पर माइनर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है गुड्स को बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट माइनर पार्टी के साथ किया गया है फोन डीलर की तरफ से, लेकिन सीओटी जो है वह कॉम्पिटेंट पार्टीज है टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस केस मिस्टर जैक who is a major has given COT for the payment of mobile to the seller if buyer who is a minor has failed to make payment. माइनर अगर पेमेंट फेल कर जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, और वह मेजर एज में है, वो कॉम्पिटेंट पार्टीज भी है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए. वह जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, वह तो कॉम्पिटेंट पार्टीज है. सो इन लाइन विद द प्रोविजन मिस्टर जैक आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट. जैक को ये पेमेंट करना पड़ेगा. ही इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ सेल टू द मोबाइल डीलर. वह मोबाइल डीलर को पेमेंट करने के लिए क्या होगा? लायबल होगा. लेकिन इफ ऑल द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर माइनर, मतलब दोनों ही पार्टी अगर माइनर है, जैक और पॉल दोनों ही क्या है? माइनर है, देन द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी इज वॉइड. तब क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. बिकॉज मिस्टर जैक हु इज द सीओटी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो माइनर. जो गारंटर है वह भी माइनर है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. इसको मार्क कर लो. वो वेयर नहीं होगा, वो वेयर होगा, WHERE. ठीक है. हाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल था ना. माइनर हो सकता है कि उसके इरादे अलग थे, लेकिन मेजर एज का पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी ले रहा है, तो ये नहीं बोल के हट सकता है कि मेरा तो जो प्रिंसिपल डेटर है वह लायबल नहीं है तो मैं भी लायबल नहीं हूँ. वह तो मेजर था ना, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वह लायबल होगा, उसे पेमेंट करना पड़ेगा. यही तो लिखा है प्रोविजन यहाँ पे. इफ एनी सीओटी इज मेजर and can be competent to make and competent to enter into a contract where the contract for sale of goods is made with the minor, where the principal debtors is the minor, then वह liable होगा पेमेंट करने के लिए जो सीओटीज होगा, क्योंकि वह मेजर एज का था, वह कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कैपेबल था. तो वह बात बोल के निकल नहीं सकता है कि हमारा प्रिंसिपल डेटर जो है वह लायबल नहीं है तो मैं भी लायबल नहीं हूँ, ये बोल के नहीं निकल सकता. तब तो ऐसे बहुत लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं. समझ में आ रहा है ना? सब कोई फ़ायदा उठाता है, ऐसा नहीं हो सकता. अब 64 तक इसको रहने दो. 64 तक एक राइटिंग टेस्ट तुम लोगों का कंडक्ट करवाता हूँ मैं जल्दी ही. थैंक यू बच्चों.